नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 15 शहर 15 रिपोर्टर आप देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले बड़वानी से बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर एक दुर्घटना पेश आई है। मजदूर से भरे हुए वाहन को ट्रक ने टक्कर मारी है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ये मजदूर जा रहे थे और एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। नागलवाड़ी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर बड़वानी से आपको बता रहे हैं। मजदूरों से भरा हुआ वाहन था और ट्रक की टक्कर लगी है और इसमें एक मजदूर ने फिर से अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ये मजदूर जा रहे थे। एक मजदूर ने दम तोड़ दिया मौके पर ही। 3 मजदूरों की हालत गंभीर है। नागलवाड़ी के पास थाना क्षेत्र में ये घटना घटी है। और न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी और इस खबर का बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन भेजी है। भोपाल से आज रात 10 बजे ये रवाना होगी छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन और 1404 छत्तीसगढ़ के मजदूरों की वापसी की जाएगी, घर वापसी होगी। भोपाल, इंदौर और दूसरे जिलों के मजदूर घर वापसी कर सकेंगे इस ट्रेन के माध्यम से। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी। इस खबर का असर हुआ। सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव ने भोपाल इंदौर रेड जोन होने के कारण मजदूरों की वापसी से इनकार किया था। न्यूज 18 की खबर के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों की वापसी सुनिश्चित कर ली है। तो अब ट्रेन चलेगी और 1400 से ज्यादा मजदूर 1404 मजदूरों को लेकर ये छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के जो मजदूर फंसे हुए हैं इनको लेकर ये रवाना होगी आज रात 10 बजे भोपाल से। और अब देखिए 15 शहर 15 रिपोर्ट। भोपाल में आज कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। तकरीबन 45 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कुवैत के 2 नागरिक हैं जिन्हें भोपाल के बैरागढ़ में क्वारंटाइन किया गया है। जहांगीराबाद इलाके के भी 16 लोग नए सामने आए हैं। वहीं भोपाल में 4 मासूम भी कोरोना की चपेट में आए हैं। इनमें 1 साल का मासूम शामिल है। अगर बात करें तो एम्स का एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। भोपाल के लिए एक राहत भरी खबर है। आज 30 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी तरह तकरीबन 600 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 1000 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार भोपाल में पुलिस और स्वास्थ्य महकमा कोरोना की चपेट में भी आता जा रहा है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2378 पहुंच गई है। शुक्रवार रात जारी हुए कोरोना बुलेटिन में 79 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं इंदौर में अब तक 99 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दरअसल जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को जांचे गए सैंपलों में से 79 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिसमें इंदौर के परदेसीपुरा थाना इलाके में से एक ही जगह से 12 पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं मल्हारगंज इलाके में से एक ही जगह से 30 से अधिक मरीज पाए गए। शुक्रवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक 1055 सैंपल का परीक्षण हुआ, जिसमें से 976 सैंपल नेगेटिव पाए गए। वहीं 79 पॉजिटिव पाए गए हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर अफसर नई रणनीति बना चुके हैं कि आखिर कैसे संक्रमण को शून्य किया जाए, साथ ही जनता को बेहद आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखी जाए। बहरहाल इंदौर के लिए राहत की बात यही है कि यहाँ पर सैंपलिंग पहले से 3 गुना बढ़ा दी गई है, लेकिन पॉजिटिव रेट पहले से आधा और रिकवरी रेट 6 गुना से अधिक हो गया है। तुलनात्मक देखा जाए तो अन्य शहरों में पॉजिटिव मरीजों का रेट बढ़ा है, वहीं इंदौर में यह 2.5 गुना घटा है। कोरोना संकट काल बेहद सावधानी और सतर्कता मांगता हुआ समय है। जरा सी चूक और लापरवाही कईयों की जान पर भारी पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही लापरवाही का मामला दमोह और जबलपुर से सामने आया, जहां पॉजिटिव मरीजों को गंभीरता से नहीं लिया गया और अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इन पॉजिटिव मरीजों की लापरवाही के मामले में अब ये संक्रमण की चेन बढ़ती जा सकती है। पहला मामला दमोह का है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज यशवंत पटेल ने अपना वीडियो जारी किया है। वीडियो में यशवंत ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में खुद को कोरोना पॉजिटिव मरीज बताते हुए मैनेजमेंट की लापरवाहियों के बारे में बात की गई है। पीड़ित का कहना है कि एक लापरवाही के कारण कोरोना के इलाज के जिम्मेदारों ने उसके परिवार और गाँव के लोगों की जान संकट में डाल दी है। यशवंत ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज 10 मई को महाराष्ट्र से दमोह पहुंचा था। उसने अपनी जांच के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी गुहार को प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। 13 मई को रिपोर्ट नेगेटिव बताकर उसे तेंदुखेड़ा बालिका छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया था। शाम को फोन पर यशवंत को बताया गया, तुम्हारी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है, किसी से संपर्क में मत आना। जिसके बाद
यशवंत ने जिम्मेदारों की इस लापरवाही का वीडियो बनाया और अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। वहीं दूसरा मामला जबलपुर का है। हनुमान ताल निवासी शाहिना परवीन कोरोना संक्रमित थीं, जिन्हें कल डिस्चार्ज कर दिया गया था। डिस्चार्ज होने के बाद कल शाम शाहिना अपने घर पहुंच गई थी, लेकिन विभाग की लापरवाही ये थी कि दूसरी रिपोर्ट आने के पहले ही मरीज को जिम्मेदारों ने डिस्चार्ज कर दिया। दूसरी रिपोर्ट आने पर पता चला कि शाहिना की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद शाहिना को कोविड सेंटर केयर भेजा गया। सुख सागर अस्पताल में उन्हें क्वारंटाइन किया गया। खास बात यह है कि कल शाम जबलपुर से डिस्चार्ज हुए सभी मरीजों से एसपी ने भी मुलाकात की थी। पूरे मामले में जिम्मेदार नई गाइडलाइन का हवाला दे रहे हैं। खबर दिखाए जाने के बाद मेडिकल अस्पताल ने न्यूज़ बुलेटिन जारी किया है। न्यूज़ बुलेटिन में ये बताया गया है कि शाहिना की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि सेकेंड रिपोर्ट भी नेगेटिव आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं और शाहिना की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नई गाइडलाइन के हिसाब से मरीज को इसलिए डिस्चार्ज कर दिया गया था। कोरोना में थोड़ी सी असावधानी किसी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है, लेकिन बावजूद इसके राजधानी भोपाल में कई ऐसी जगह हैं जहां पर लापरवाहियां की जा रही हैं। हालांकि कोरोना के शुरुआती दौर में इन जगहों पर सैनिटाइजर से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया, लेकिन अब जबकि कोरोना अपने चरम पर है तब इन सावधानियों से मुंह फेर लिया गया है। हम जिक्र कर रहे हैं उन एटीएम मशीनों का जहां पर आम तौर पर लोग आकर पैसे निकालते हैं और कई बार एक ही मशीन को कई लोग छूते हैं। हम इस वक्त राजधानी के जहांगीराबाद इलाके में है, जो सबसे ज़्यादा संक्रमित इलाका है, और यहाँ का एक एटीएम हम आपको दिखाना चाहते हैं जहाँ एक शख्स इस वक्त पैसा निकालने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से न तो सैनिटाइज़र की व्यवस्था है और ना ही कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था है जिससे संक्रमण के संभावित खतरे से बचा जा सके। देखने में आ रहा है कि कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है। निश्चित तौर पर जो बैंक प्रबंधन है उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर संभव हो तो इन एटीएम मशीनों पर जो सैनिटाइज़र है उसकी व्यवस्था कम से कम की जाए, ताकि हम कोरोना के संभावित जो संक्रमण है उसको कम कर सकें। छतरपुर के बक्सवा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है, जहां अनियंत्रित होकर ट्रक पलटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जिनमें 3 महिलाएं, 2 पुरुष और एक 16 वर्ष की युवती मृतकों में बताई जा रही है। छतरपुर जिले में अनियंत्रित ट्रक के पलटने से दर्दनाक सड़क हादसा का मामले सामने आया है, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई है, तो वहीं 18 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बक्सवा थाना क्षेत्र के शेख नाला की है, जहाँ मजदूरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। सभी घायलों को सागर जिले के बंडा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना छतरपुर जिले की सीमा की है, जहां दोनों जिले की पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच कर रही है। सभी मजदूर प्रवासी हैं, जो कि महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जा रहे थे। कपड़े के बंडल से भरे ट्रक में 2 दर्जन मजदूर ट्रक के ऊपर बैठकर जा रहे थे। तभी अनियंत्रित होने से ट्रक पलट गया, जिसमें 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें 2 पुरुष, 3 महिलाएं और एक 16 वर्षीय युवती की मौत हो गई है। पुलिस की माने तो ट्रक ड्राइवर गलत तरीके से मजदूरों को लेकर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे में भी था, जिसके चलते यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के तिलवापुर के रहने वाले थे, जो मुंबई के मदनपुर में जूता फैक्ट्री में काम कर रहे थे और लॉकडाउन में काम न मिलने से अपने घर वापस जा रहे थे। लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे ही कई सड़क हादसों में कई मजदूरों की मौत हो गई है, लेकिन इन हादसों के बाद से ही प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। यहाँ तक कि जो ट्रक बाहर से मजदूरों को लेकर जा रहे हैं, ना तो उन्हें चेक किया जाता है, ना ही उन मजदूरों की स्क्रीनिंग की जाती है, और ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसे सामने आ रहे हैं। तो जबलपुर स्टेशन पर श्रमिकों के उत्पात का एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वक्त हम उसी वेंडिंग मशीन के पीछे खड़े हुए हैं जिसमें इस लूट को अंजाम दिया गया। ये दरअसल वेंडिंग मशीन है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन जब जबलपुर स्टेशन में रुकी थी तो जो करीब 10 या 12 श्रमिक जो उत्पात मचाते दिख रहे हैं वो उस वेंडिंग मशीन में आए, इसे तोड़ा गया। आप देख सकते हैं ये फ्रीज़र का हिस्सा है जहां जैसे पूरा नुकसान पहुंचा दिया गया है। जो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स थी इस वेंडिंग मशीन में उसे भी तोड़ दिया गया। कई नामी ग्रामी कंपनी के इसमें बिस्किट्स थे, जैसे कि हम रैपर यहाँ पर देख पा रहे हैं, और
और जैसा कि वेंडिंग मशीन के जो संचालक के करीब 10 इनकी मशीनें हैं और 3 मशीनों को तो पूरा ही नुकसान पहुंचा दिया गया, जैसा कि वो बता रहे थे। इस मामले में वो FIR भी दर्ज करवाने जा रहे हैं और प्रत्येक मशीन में करीब 20 से 22 हज़ार का जो सामान है वो इनका रखा हुआ था। तो तमाम सवालात हैं जो इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं कि क्या श्रमिकों को प्रॉपर खाना पीना नहीं मिल पाया जिस वजह से उन्होंने इस रास्ते को अपनाया, या फिर क्या वाकई वो जो मजदूर थे वो उत्पाती ही थे, क्योंकि करीब 800 से ज़्यादा की संख्या में जो श्रमिक थे वो मौजूद थे, लेकिन इस काम को जिसने अख्तियार किया है, जिसने अपनाया है, वो मात्र 10 या 15 ही श्रमिक थे। तो क्या इन्होंने जानबूझ के जुर्म किया या वाकई वो मजबूर थे? ये सवालात जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में FIR की बात की जा रही है। देखना होगा कि RPF या GRP इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। मंडला जिला कलेक्टर ने सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। लॉकडाउन के करीब 52 दिनों के बाद ये दुकानें खुल रही हैं, जिसके बाद से सैलून और ब्यूटी पार्लर के दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। दरअसल मंडला जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है जिसमें सैलून और ब्यूटी पार्लरों के दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जिसमें उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि जो भी दुकानदार हैं उन्हें कागज की नैपकिन का चेहरा धुलने के लिए इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कपड़े के नाम पर कागज वाले डिस्पोजल वाले कपड़ों को इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने एक गाइडलाइन और जारी की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दुकानदारों को कॉपी या डायरी एक मेंटेन करनी होगी, जिसमें जितने भी ग्राहक आते हैं उनकी सारी एंट्री होनी चाहिए, वो किस काम से आए थे, क्या उनका पता क्या है और उनका फोन नंबर क्या है, ये सारी एंट्री उनको करानी होगी। इसके बाद ही दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये मंडला जिले में जितने भी सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानें हैं वो सभी खुल गई हैं। इसके बाद से ही जैसे ये दुकानें खुली, ग्राहक भी बड़ी संख्या में वहां पहुंचने लगे हैं और ग्राहक भी, जो दुकानदारों ने कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सुरक्षा के भी काफी उपाय किए हुए हैं, उन्होंने पूरी तरीके से लॉकडाउन के सारे नियमों का और सैनिटाइजर और इसके साथ ही उन्होंने नैपकिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद से ही वहां पर ग्राहक हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबको देखते हुए जो भी ग्राहक हैं उन्हें थोड़ी सी महंगाई समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी दुकानदारों ने व्यवस्थाएं की हैं उसका ग्राहकों से ही पैसा लिया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए जो दुकानदार हैं इन सारी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने करीब 30% की बढ़ोतरी अपने दामों में कर दी है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और श्योपुर जिला अभी भी ऑरेंज जोन में बना हुआ है, जबकि श्योपुर जिले के सभी 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के दौरान ठीक हो गए हैं और उनकी अस्पतालों से छुट्टी हो गई है। उनकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन देखा जा रहा है कि श्योपुर जिला अभी भी ऑरेंज जोन में बना हुआ है, जिससे कपड़े से लेकर के दैनिक जरूरतों की अन्य दुकानें नहीं खुल पा रही हैं। ऐसे में जो लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। व्यापारियों को दुकान नहीं खुलने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा राज्य शासन को भी प्रस्ताव भेजा है और मांग की है कि श्योपुर जिले को ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में किया जाए और जो दुकानें खोलने की अनुमति है, जहां तक कि पूरा बाजार, चाहे कपड़े की दुकानें हों चाहे अन्य दैनिक जरूरतों की दुकानें हों, सभी खोली जाएं। और जिला प्रशासन के इस प्रस्ताव के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य शासन से आगामी 18 मई तक मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद श्योपुर जिला ग्रीन जोन में शामिल हो जाएगा और शहर की सभी दुकानें खोल दी जाएंगी, जिससे लोगों को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है वह भी उन्हें नहीं उठाना पड़ेगा। दीपक डंडोतिया, न्यूज़ 18 श्योपुर। बाल विवाह के अधिकतर मामलों में लड़कियों की उम्र कम पाए जाने की शिकायतें कई बार मिलती रहती है, लेकिन बैतूल की भैंसदेही तहसील के सिहार गांव में प्रशासन ने एक ऐसा बाल विवाह रुकवाया है जहां लड़के की उम्र 21 साल से 15 दिन कम पाई गई है। भैंसदेही तहसीलदार का ये कहना है कि इस युवक ने अपनी शादी की अनुमति के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था, लेकिन जब उसके दस्तावेजों की जांच की गई तो युवक की उम्र 21 साल से 15 दिन कम पाई गई। इस वजह से उसे शादी की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद युवक गुपचुप तरीके से अपनी प्रेमिका से शादी रचाने जा रहा था। जब इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो तहसीलदार, पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को लेकर के सिहार गांव पहुंचे और उन्होंने तत्काल इस शादी को रुकवाया। लड़के और लड़की के घर वालों को प्रशासन ने बैठाकर समझाइश दी, जिसके बाद वो मान गए और इस शादी को आखिरकार रोक दिया गया। हालांकि तहसीलदार ने इन दोनों परिवारों से ये वादा किया है कि 15 दिन के बाद वो उन्हें शादी की अनुमति ज़रूर देंगे। अब गनीमत ये है कि युवक की शादी ज़रूर होगी, लेकिन उसे अपनी शादी के लिए 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा।
पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट होने के बाद उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जिस तरह से 9 मई को उनको भर्ती कराया गया था, उसके बाद लगातार डॉक्टर उनके पे लगातार एक तरीके से कहा जाए तो कई बार उनको ट्रीटमेंट कर चुके हैं, बावजूद उनके अभी तक शरीर में किसी प्रकार की हलचल दिख नहीं रही है और जो उनके दिमाग में जिस तरह से जो क्रिया होनी चाहिए वो क्रियाशील होता दिख नहीं रहा है। अभी जिस तरह से सिंगापुर के डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी इनको देखते हुए जो दिमाग की जो अलग अलग जो तकनीकी होती है उसको भी कल जिस तरह से पूरी तरह से जांच किया गया है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक किसी प्रकार का कोई हलचल दिमाग में होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हृदय की गति सामान्य होती नजर आ रही है, लेकिन अभी तक जिस तरह से जो दिमाग की जो गति है वो सामान्य होती नजर नहीं आ रही है। इसीलिए डॉक्टर्स पूरी नजर बना के रखे हुए हैं कि उनकी हालत कब सही होगी, लेकिन जिस तरह से हालात दिख रहे हैं उस तरह से लगातार डॉक्टरों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि 9 मई से लगातार डॉक्टर उनको देखरेख कर रहे हैं, बावजूद अभी तक उनकी सेहत में किसी प्रकार का कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच कई वीआईपी उनको देखने भी पहुंचे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वीआईपी उनको देखने भी जा चुके हैं और कई वीआईपी जो है उनसे फोन से भी अजीत जोगी के जो पुत्र हैं अमित जोगी और उनकी पत्नी रेणु जोगी से बातचीत कर हालचाल भी जान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अजीत जोगी कब तक स्वस्थ होते हैं, क्योंकि इस तरह के कई बार वो इतने जीवट रहे हैं अपने जीवन में कि इस तरह के तमाम अटैक होने के बावजूद और तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी वो जीवन की जीत होते हुए कई बार उन्होंने देखी है। और एक बड़ी खबर आपको रायपुर से दे रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री की पहल पर श्रमिकों की वापसी का सिलसिला जारी है। सीएम भूपेश बघेल की मेहनत रंग लाई है। पूर्व निर्धारित समय पर आज 3 राज्यों से श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। दिल्ली से शाम 6 बजे ये ट्रेन चलेगी। छत्तीसगढ़ के लिए ये ट्रेन रवाना होगी। लखनऊ से भी रात 9 बजे छत्तीसगढ़ के लिए एक श्रमिकों को लेकर एक ट्रेन रवाना होगी और रात 10 बजे भोपाल से भी छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन रवाना होगी। पूर्व से ही ये सभी ट्रेनों का शेड्यूल निर्धारित था और ये मजदूरों को लेकर ये ट्रेनें यहां से रवाना होंगी। 3 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से ये ट्रेनें रवाना हो रही हैं। आपको बता दें कि लगातार मजदूर जो फंसे हुए हैं वो अपने घर जाने की गुहार सरकार से लगा रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री ने पहल की और इसका नतीजा ये कि श्रमिकों की वापसी का सिलसिला जारी है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अवधेश, हम देख रहे हैं कि लगातार मजदूर अपने घर जाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। कुछ तो पैदल ही निकल जा रहे हैं, कुछ वाहनों से जा रहे हैं, ट्रक में छिपकर जा रहे हैं और दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार छत्तीसगढ़ की जो है वो संजीदा है अपने मजदूरों को वापस लाने के लिए और इसलिए 3 राज्यों से ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की चिंता जताई थी कि आखिरकार 1 लाख से अधिक मजदूर छत्तीसगढ़ के जो अन्य राज्यों में फंसे हैं वो वापस कैसे आएंगे। और यही वजह है कि लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन की जो मांगों को लेकर भी कुछ राजनीति हुई, लेकिन अंततः 11 मई से जो सिलसिला शुरू हुआ अन्य राज्यों से श्रमिकों के छत्तीसगढ़ लौटने का, वो बदस्तूर जारी है। आज भी 3 राज्यों से, दिल्ली से, यूपी से और भोपाल से आज 3 ट्रेनें एक साथ निकलेंगी, जिसमें तकरीबन 3900 लोगों के आने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने जो जानकारी दी है कि लगभग 3900 लोग उन ट्रेनों के माध्यम से लौटेंगे। दरअसल ये 11 तारीख से जब ये ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त ही सभी राज्यों से जो ट्रेन चलनी थी उसका एक खाका तैयार करके शेड्यूल तय किया गया। उस शेड्यूल को रेल मंत्रालय भेजा गया और वहां से जैसे जैसे अनुमति मिलते गई वैसे वैसे ट्रेनों का जो निर्धारण है, जो फीस है, राज्य सरकार की ओर से पे कर दिया जाने लगा और उसके बाद ट्रेनों का जो सिलसिला है वो लगातार चालू है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि 30 मई तक का सरकार ने समय निर्धारित किया है कि तमाम राज्यों से जो उनके जो मजदूर फंसे हुए हैं वो वापस आ जाए, ताकि 15 जून से जो मानसून की जो आहट होगी छत्तीसगढ़ में उससे पहले क्वारंटाइन की जो अवधि 14 दिन का होगा वो समाप्त करके वो अपने घरों को लौट जाए, क्योंकि बारिश के दिनों में क्वारंटाइन सेंटर में समस्या हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से श्रमिकों को लेकर आज पूरा देश चिंतित है, मुख्यमंत्री भी चिंतित है और आज यही वजह है कि आज भी मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके, मंत्री के साथ बैठक करके इन तमाम यथास्थितियों की जानकारी ली कि आखिरकार
का क्या स्थिति है, परिवहन की क्या स्थिति है, श्रम विभाग के मंत्री से चर्चा कर इस बात की पतासाजी की कि जो ट्रेन का शेड्यूल 3 दिन पहले से, 5 दिन पहले से या 1 सप्ताह पहले से तय किया गया था, वो निर्धारित गंतव्य से सही समय पर निकल पा रही है या कहीं कोई तकनीकी दिक्कत है। साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि अगर कहीं पे किसी भी तरह से कोई दिक्कत होता है तो आला अधिकारी, नोडल अधिकारी जो बनाया गया, श्रम आयुक्त सोनमणि वोरा है, उन्हें पूरे मामले का नोडल अधिकारी बनाया गया है कि वो तमाम समस्याओं को दूर करके तत्काल निर्णय ले और उसके बाद मजदूरों को वापस सकुशल छत्तीसगढ़ लाए। इस बात की व्यवस्था कर, इस तमाम चीजों का जो आज जो 3 ट्रेनें चलेंगी, इस बात का भी जिक्र जो सोनमणि वोरा जो श्रम आयुक्त है उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 3 समय पे 6 बजे, रात 9 बजे, रात 10 बजे यूपी से, दिल्ली से और भोपाल से ट्रेनें चलेंगी जो कल छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी। ठीक है, एक बात और, अवधेश की भोपाल से जो ट्रेन चलेगी, रास्ते में जो जिले पड़ेंगे, क्या वहां पर अगर श्रमिक फंसे हैं उनको कैसे लाने की व्यवस्था हो रही है और कैसे रास्ते पूरा सफर जो रहेगा, चाहे दिल्ली से हो या भोपाल से हो या लखनऊ से हो, क्या इनके खाने पीने की सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, सरकार की तरफ से जो एक रूट चार्ट तैयार किया गया है कि जो ट्रेन भोपाल से निकलेगी या यूपी से निकलेगी या दिल्ली से निकलेगी, 4-5 स्टेशन से होते हुए 4-5 स्टेशनों पे स्थानीय प्रशासन के द्वारा वहां पे जो फंसे मजदूर है उन तक संदेश भिजवाया गया, अलग अलग माध्यमों से प्रचार किया गया और उसके बाद श्रम विभाग छत्तीसगढ़ ने जो पंजीयन किया था उस पंजीयन के आधार पर शॉर्टलिस्ट करके तमाम लोगों को जिनको आज उस ट्रेन में आना है उन्हें मैसेज दिया गया, उन्हें कॉल किया गया और उसके बाद वो धीरे धीरे स्टेशन पहुंचने लगे। स्टेशन पे स्थानीय प्रशासन के द्वारा सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यह देखा जाएगा कि कहीं किसी को कोरोना लक्षण तो नहीं है। उसके बाद उन्हें ट्रेनों में बैठाए जाएंगे और उसके बाद भोजन पानी तमाम जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार की ओर से जहां जहां से मजदूर बैठेंगे वहां पे स्थानीय प्रशासन से बोल के भोजन और पानी की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सीमा में जैसे ही ट्रेन घुसेगी उसके बाद से भी लगातार भोजन पानी के लिए निर्देशित किए गए हैं स्थानीय कलेक्टरों को। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मजदूरों की स्थिति को लेकर राज्य सरकार चिंतित है, न केवल ट्रेन बल्कि उनकी स्क्रीनिंग से लेके उनके भोजन पानी और छत्तीसगढ़ लौटने के बाद क्वारंटाइन सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ अपने आप में अपने श्रेणी का पहला राज्य देश भर का बना है जो 5,66,000 से अधिक श्रमिकों के रहने के लिए उनके व्यवस्था के लिए क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुश्किलों से भरा है ये वक्त। जी हां, बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, या यूं कहें कि अब तक के सबसे मुश्किल दौर से देश गुजर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कोई अकेला नहीं लड़ रहा। सब्र और सावधानियों के साथ साथ पूरा देश एक दूसरे के साथ मिलकर इस परेशानी से लड़ रहा है और मानव सभ्यता को बचाने की इस लड़ाई में रिलायंस ग्रुप भी हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। भरोसा रखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। मेरे हवाले तेरे दर्द सारे सीने से लगा लूं उनको मैं मां, तेरे आंसू मैं चुरा लूं पलकों पे मैं सजा लूं, झुकने न देंगे सर कभी तेरा, जीता रहे मेरा इंडिया, जीता रहे मेरा इंडिया। हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।